हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की प्रश्न बैंक 21-22 के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के सटीक और सरल उत्तर। यह प्रश्न वार्षिक प्रश्न पत्र में 2 अंकों में पूछे जाते हैं। क्योंकि ये प्रश्न सबसे ज्यादा पेपर में आते हैं, इसलिए यह पूरा वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है। यह भाग 1 है, जिसमें हम आपको अध्याय 1 से 5 तक के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को समझाएंगे। शुरुआत करते हैं हम अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों से। प्रश्न क्रमांक 1, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। उत्तर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण है मैग्नीशियम तार का जलना, और उसकी समीकरण है 2Mg धन O2, तीर का निशान 2MgO धन ऊष्मा। आप यहां पर अन्य कोई दूसरा उदाहरण और समीकरण भी लिख सकते हैं, जैसे ईंधन का दहन C+O2, तीर का निशान CO2 धन ऊष्मा। प्रश्न क्रमांक 2, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। उत्तर, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और इसकी परिभाषा को इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। वह अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के बनने पर ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण जल का विद्युत अपघटन। समीकरण है 2H2O, तीर का निशान, तीर के निशान के ऊपर आप लिखेंगे विद्युत, क्योंकि यहां पर हम विद्युत के रूप में ऊष्मा दे रहे हैं, प्लस तीर के निशान के आगे 2H2O धन O2। यहां पर आप अन्य कोई दूसरा उदाहरण भी लिख सकते थे, जैसे सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश की उपस्थिति में विघटन AgCl2, तीर के निशान पर आप प्रकाश लिखेंगे 2Ag धन Cl2। यहां प्रकाश के रूप में रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा ले रही है। प्रश्न क्रमांक 3, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? उत्तर है श्वसन एक मंद दहन उपचयन या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प के साथ एटीपी के रूप में ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है। चूंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप चाहें तो यहां पर श्वसन की रासायनिक समीकरण भी लिख सकते हैं। C6H12O6 धन 6O2, तीर का निशान 6CO2 धन 6H2O धन 38 ATP या 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 4, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। उत्तर, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया और इसकी परिभाषा को इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। जब दो अभिकारक विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर ठोस अघुलनशील श्वेत उत्पाद या अवक्षेप बनता है, तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है आपके सामने Na2SO4 पहला जलीय विलयन, दूसरा BaCl2 का जलीय विलयन। इन दोनों जलीय विलयनों को हमने आपस में मिला दिया, तो उत्पाद के तौर पर हमें NaCl का जलीय विलयन मिला और उसमें BaSO4 बेरियम सल्फेट का श्वेत अघुलनशील अवक्षेप भी दिखा। चूंकि दो विलयन को मिलाने पर उत्पाद के रूप में सफेद अवक्षेप मिला, इसलिए इसको हमने अवक्षेपण अभिक्रिया कहा। प्रश्न क्रमांक 5, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया की हेडिंग डालकर पहले उसकी परिभाषा और समीकरण लिख दीजिए, उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और समीकरण लिख दीजिए। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक या लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। उदाहरण है Fe धन CuSO4, तीर का निशान FeSO4 धन Cu। यहां पर Fe ने CuSO4 में से Cu को हटा दिया और खुद SO4 से जाकर जुड़ गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का लेन देन या आदान प्रदान होता है। उदाहरण HCl धन NaOH, तीर का निशान उत्पाद में बना NaCl धन H2O। NaCl कब बनेगा? जब HCl से Cl Na के पास जाएगा, और H2O कब बनेगा? जब NaOH से OH HCl के पास आएगा। तो यहां पर आयनों की अदला बदली हो रही है। यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। प्रश्न क्रमांक 6, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है?
उत्तर है तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित या ऑक्सीकृत होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाती है, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। आप और भी सरल उत्तर स्वयं अपनी भाषा में लिख सकते थे। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। यह और सरल उत्तर हो गया। इस प्रश्न को अन्य तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे बाजारों में आ रहे चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है और क्यों। चलिए प्रश्न क्रमांक 7, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर, वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकर्मक संयुक्त होकर एक उत्पाद बनाते हैं। अर्थात वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट जाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ बनाते हैं। इस प्रकार भी आप परीक्षाओं में लिखकर आ सकते हैं। नीचे दोनों की समीकरण भी लिखी हुई है। प्रश्न क्रमांक 8, सोडियम को मिट्टी के तेल या कैरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? बहुत सरल सा उत्तर, सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है और पानी से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है जो आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। आप इसकी जगह कह सकते हैं कि सोडियम वायु और पानी से क्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे कैरोसिन में डुबोकर रखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन के ऊपर सफेद मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की पतली परत जम जाती है जो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। अर्थात मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जमी सफेद परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। उस परत के हटने के बाद ही मैग्नीशियम रिबन जलता है। प्रश्न क्रमांक 10, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। रेडॉक्स अभिक्रिया को हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? लीजिए, रेडॉक्स अभिक्रिया की हेडिंग डाली, परिभाषा इन्वर्टेड कॉमा में लिखी। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन होता है एवं दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण, CuO धन H2 तीर का निशान Cu धन H2O। यहां पर देखिए CuO से ऑक्सीजन निकल रही है, अर्थात CuO का अपचयन हो रहा है, और H2 में ऑक्सीजन जुड़ रही है, अर्थात H2 का उपचयन हो रहा है। तो एक अभिकारक का उपचयन और दूसरे का अपचयन हो तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। प्रश्न बढ़ते हैं अब हम अध्याय 3 के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर। अध्याय 2 में से कोई भी अति लघुत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में दो अंतर लिखिए। उत्तर है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती हैं और अपचायक के रूप में कार्य करती हैं, जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाती हैं और ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती हैं। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। अब आप इस उत्तर को अंतर की तरह आमने सामने भी लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार पैराग्राफ बनाकर भी लिख सकते हैं। यहां पर दो नहीं बल्कि चार अंतर लिखे हुए हैं। जैसे धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, धातुएं धनायन बनाती हैं, धातुएं अपचायक प्रकृति की होती हैं, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ऐसी अधातु की भी 4 बातें लिखी हुई हैं। कोई 2 बातें आप लिखकर आ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, संक्षारण किसे कहते हैं? लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय लिखिए। संक्षारण की परिभाषा, जब धातु नमी और वायु के संपर्क में आती है तो उनके ऊपर अवांछित यौगिकों की भंगुर परत बन जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर भूरे रंग की परत, चांदी पर काले रंग की परत और कॉपर या तांबे पर हरे रंग की परत का बनना। अगला हिस्सा है धातु को जंग से बचाने के 2 उपाय। पहला है धातुओं पर पेंट लगाना चाहिए। दूसरा है धातुओं पर तेल या ग्रीस की पतली परत चढ़ा देना चाहिए।
इससे धातु का संपर्क नम वायु से नहीं होता और वह संक्षारण से बच जाती है। प्रश्न क्रमांक 3, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण लिखिए। उभयधर्मी ऑक्साइड, जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं वे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एवं जिंक ऑक्साइड अर्थात ZnO। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन दो धातुएं एल्यूमिनियम और जिंक, इनके ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं, इसलिए इन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसका कारण बताइए। उत्तर है आपके सामने, तांबा इस्पात से कहीं अधिक ऊष्मा का चालक होता है, इसलिए गर्म पानी का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात जो लोहे की एक मिश्र धातु है का नहीं। अर्थात तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है इस्पात की तुलना में, इसलिए यह इसमें रखा हुआ पानी जल्दी और शीघ्र गर्म हो जाता है। समय की बचत और ऊर्जा की भी बचत। चलिए प्रश्न क्रमांक 5, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में दो अंतर लिखिए। उत्तर है आपके सामने, धातुएं आघातवर्ध तथा तन्य होती हैं जबकि अधातुएं भंगुर होती हैं। आप लिख सकते हैं धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं, चद्दरें बनाई जा सकती हैं, जबकि अधातुओं से ऐसा नहीं होता। धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं जबकि अधातुएं कुचालक होती हैं। अर्थात धातुओं में से होकर बिजली और गर्मी बहती है, अधातुओं में से नहीं। तो आप इन्हीं उत्तरों को और सरल भाषा में भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। एनोडीकरण किस प्रकार एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाता है? एनोडीकरण क्या है उसकी परिभाषा आपको लिखना है। एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत एल्यूमिनियम को नम वायु के संपर्क में आने से रोककर संक्षारण से बचाती है। तो यहां परिभाषा भी हो गई और एल्यूमिनियम को यह जंग लगने से कैसे बचाता है वो बात भी यहां पर आ गई। तो एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ा देना ताकि उसमें जंग न लगे, उस प्रक्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। प्रश्न क्रमांक 7, अम्लराज या एक्वारेजिया किसे कहते हैं? इसका क्या उपयोग है? अम्लराज 3 भाग सांद्र HCl एवं 1 भाग सांद्र HNO3 का ताजा मिश्रण अम्लराज या एक्वारेजिया कहलाता है। इसका उपयोग सोने तथा प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट या नोबल धातुओं को गलाने में किया जाता है। अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का मिश्रण अम्लराज कहलाता है और इसका उपयोग नोबल धातुओं को घोलने में किया जाता है। अगर आपने प्रश्नों को उत्तरों को समझा है तो आप उसे कई तरीके से लिख सकते हैं, तो रटने की बजाय आप समझने पर ज्यादा जोर दें। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। आप यहां पर अवरोही की जगह घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। धातुओं की घटती क्रियाशीलता के आधार पर बनाई गई श्रेणी सक्रियता श्रेणी है। तो आप समझें, समझने से आप उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। चलिए प्रश्न को पहले समझना जरूरी है, प्रश्न समझेंगे तब आप उत्तर बना पाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि जब भी किसी धातु की अम्ल से अभिक्रिया होती है तो भाई कौन सी गैस निकलती है? तो पहले इस प्रश्न का उत्तर दें। जब किसी अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हमें एक समीकरण लिखना है जिसमें हमें आयरन अर्थात लोहे की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 से अभिक्रिया दिखानी है। ये लीजिए आयरन के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण। Fe आयरन धन H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तीर का निशान FeSO4 फेरस सल्फेट लवण और हाइड्रोजन गैस H2। चलिए अब आ गए हम अध्याय 5 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। जिन अध्यायों में से 2 अंक वाले प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं उन्हें हमने यहां समाहित नहीं किया है। तो 3 के बाद सीधे अध्याय 5 के प्रश्न देखते हैं। अध्याय इस प्रश्न का पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था में क्या अंतर होता है? आपने दोनों आवर्त सारणियां
अपनी किताबों में देखी हैं। दोनों में क्या अंतर है वो यहां पे लिख देना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार या द्रव्यमान के आधार पर जमाया गया है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया गया है। यह मुख्य अंतर है दोनों आवर्त सारणियों में। प्रश्न क्रमांक 2, डोबेराइनर के वर्गीकरण की दो सीमाएं लिखिए। डोबेराइनर के वर्गीकरण की दो सीमाएं या दोष या कमियां लिखना है हमें। डोबेराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं, पहला है डोबेराइनर केवल 3 ही त्रिक बना पाए। डोबेराइनर का त्रिक नियम था जिसमें उन्होंने 3 तत्वों के समूह बनाए थे, ऐसे ये कुल 3 ही समूह या त्रिक बना पाए। दूसरी कमी थी, उस समय ज्ञात 30 तत्वों में से 21 तत्वों को त्रिक के रूप में व्यवस्थित नहीं किया जा सका। प्रश्न क्रमांक 3, न्यूलैंड के अष्टक नियम की दो सीमाएं लिखिए। न्यूलैंड का अष्टक नियम और उसकी दो कमियां या दो दोष। पहला है, यह सिद्धांत भारी तत्वों पर लागू नहीं होता। भारी तत्व जिनके परमाणु भार या जिनका परमाणु द्रव्यमान अधिक होता है, उन तत्वों को न्यूलैंड के अष्टक नियम से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। दूसरी कमी है, यह सिद्धांत केवल कैल्शियम जिसका परमाणु द्रव्यमान 40 है तक ही लागू होता है। दो कमियां हैं कि भारी तत्वों को वर्गीकृत नहीं कर सकते इस नियम से, और यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। प्रश्न क्रमांक 4, उत्कृष्ट गैसों को पृथक समूह में क्यों रखा गया है? उत्कृष्ट गैसें, इन्हें अक्रिय, निष्क्रिय या नोबल या इनर्ट गैसें भी कहते हैं। आपने देखा है आधुनिक आवर्त सारणी में इन्हें सबसे अंतिम 18वें समूह में, जो खड़ा समूह है, उसमें इसे रखा गया है। इनके नाम है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। तो ऐसा क्यों? तो उत्तर लिखना है, क्योंकि उत्कृष्ट गैसें अक्रियाशील हैं, अर्थात किसी से क्रिया नहीं करती, तथा प्रकृति में ये केवल वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। इनका पता आवर्त सारणी के बनने के बाद चला तथा ये अन्य तत्वों से सर्वदा भिन्न थी, इसलिए आवर्त सारणी को छेड़े बिना इन्हें अलग समूह या 18वें वर्ग में रखा गया। तो एक तो यह है कि ये अक्रियाशील गैसें हैं और बहुत कम मात्रा में प्रकृति में पाई जाती हैं। दूसरा, इनकी खोज अन्य तत्वों के बाद में हुई, इसलिए चूंकि इनके गुण भी अलग हैं, इनकी खोज भी आखिरी में हुई, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी के अंत में रखा गया सबसे अलग। प्रश्न क्रमांक 5, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विसंगतियों को दूर किया गया? अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी जब बनी तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की कौन कौन सी कमियां दूर हो गईं, यह हमें बताना है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया गया है, जिसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी की निम्न विसंगतियां दूर हो जाती हैं। पहली विसंगति, समान गुणधर्म वाले तत्व एक साथ आ गए। मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष था कि वहां समान गुण वाले तत्व अलग अलग समूहों में रखे हुए थे, लेकिन जब उन्हें परमाणु क्रमांक के आधार पर जमाया तो समान गुण वाले तत्व एक साथ एक ही समूह में आ गए। दूसरा, परमाणु संख्या समान होने के कारण सभी समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा गया, जबकि मेंडलीव ने समस्थानिकों को अलग अलग रखा था। और हम जानते हैं समस्थानिक एक ही तत्व के होते हैं, उन सभी का परमाणु क्रमांक एक जैसा होता है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में उन्हें एक साथ रखा गया। इस प्रकार मेंडलीव के दोष दूर हो गए। प्रश्न क्रमांक 6, ऐसे 4 तत्वों के नाम लिखिए जिनकी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये 4 तत्व हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनकी बाह्य कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये वर्ग 1 या समूह 1 के तत्व हैं। आपको पता है कि जो तत्व जिस समूह या वर्ग में आता है उसकी अंतिम कक्षा में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इनकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये वर्ग 1 के तत्व हैं। तो वर्ग 1 के सारे तत्व लिख दिए हमने, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा भाग 2 जिसमें हमने अध्याय 6 से 9 तक के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को लिया है उसे अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।